टेक महिंद्रा है आज हमारे रडार पर। 14 अक्टूबर 1986 में एक्चुअली ये शुरू हुई थी कंपनी। अलग अलग इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स को आईटी, लेबर सर्विस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, कंसल्टिंग, एंटरप्राइज बिजनेस सोल्यूशन देने का काम करती है। कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे देख लेते हैं तो मुनाफा 1300 करोड़ पर फ्लैट आया है और आय 5% बढ़ी है, 13,750 करोड़। Q3 में डॉलर आय और मार्जिन में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, तो ठीक ठाक है नंबर्स। क्या रहे ट्रिगर्स और आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के एमडी एंड सीईओ हमारे साथ सीपी गुरानी जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। ओवरऑल नंबर्स देख रहे हैं सर, एस्टिमेट्स से बेटर है। डॉलर रेवेन्यू फ्रंट ठीक-ठाक दिख रहा है। बट कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में किस तरीके का यहाँ पर प्ले हुआ है? कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है परफॉर्मेंस को? कहाँ से ग्रोथ आई है? अगर हम अपने रिजल्ट्स के बारे में सोचें तो नॉर्मली जो Q3 होता है ये हमारे लिए एक सॉफ्ट क्वार्टर माना जाता है, बट इस बार जो 795 मिलियन की लार्ज डील्स और इसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्टर की ग्रोथ 1.9%, एंटरप्राइज की ग्रोथ 1.8%, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि एंटरप्राइज सेक्टर अब 1 बिलियन पर क्वार्टर का सेक्टर हो गया है। तो ओवरऑल आई कैन से इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स के बावजूद एक रिलेटिवली अच्छा क्वार्टर रहा है। ओके, तो क्लियरली अच्छे नंबर्स आए हैं, जबकि एक सीजनली वीक क्वार्टर था, फिर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा। एंटरप्राइज बिजनेस की आप जो बात करें वो अच्छे प्रदर्शन दिखा रही है। क्लियरली गुड साइंस रही यहाँ पर। मार्जिन्स की बात कर लेते हैं सर। आपने कंफर्टेबली बीट किए मार्जिन्स विद 12% एबिट मार्जिन। क्या वर्कआउट हुआ है इस बार और क्या ये रिटेन हो पाएंगे मार्जिन्स आगे भी? एबिटा मार्जिन में करीब जो 50 बेसिस पॉइंट्स का फ़ायदा हुआ है, मेरा ये मानना है कि डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन जो है, आपने नोटिस किया होगा कि हमारा एट्रिशन कम हुआ है, यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा है, और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन टुवर्ड्स और ऑपरेटिंग लीवर्स, यही हमारा फोकस रहेगा। और इस फोकस के ऊपर हम जो है कॉन्स्टेंटली बिलीव करते हैं कि हम मार्जिन्स में इजाफा धीरे धीरे ज़रूर होगा। ओके, फेयर इनफ। सर ज्योग्राफी की तरफ अगर देखें तो यूरोप ने एक सरप्राइजिंग ग्रोथ दिखाई है, डिस्पाइट जो कंसर्न्स हम देख रहे हैं उस रीजन में वॉलेटिलिटी के वजह से भी। बट यूरोप इज एक्चुअली शोइंग स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। किस तरीके की सिचुएशन आगे एंटिसिपेट करेंगे? यूरोप मार्केट को लेकर आप कितने गंगो हैं इन 23? देखिए, यूरोप एक तो आपको सबको मालूम है कि हर आधे घंटे में कंट्री बदल जाती है अगर हवाई जहाज़ से जा रहे हैं तो और हर कंट्री का अपना अपना आउटलुक है। तो इस मामले में एक तरह से यूके यूरोप में पिछला क्वार्टर में ये तो क्लियर हो गया कि उनके यहाँ जो डूम एंड ग्लूम की जो कहानियाँ चल रही थी उसमें थोड़ा सा पेसिमिज्म में कमी है, और लोग कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी भी बहुत एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं। तो यूरोप हैज़ डन वेल, एंड मेरा ये मानना है कि ओवर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यूरोप विल do well in the digital industry. ओके, फेयर इनफ। तो यूरोप पे भी आप बुलिश है, जिस तरह से रिस्पांस दिखा है बढ़िया ही रहा है। सर क्विकली वर्टिकल्स की बात कर लेते हैं और जिस तरह से परफॉर्मेंस हर वर्टिकल की हुई है। बिगेस्ट ऑफ कोर्स वर्टिकल फॉर यू हैज बीन द बीएफएसआई। वहां पर नेगेटिव ग्रोथ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल जो है वो फ्लैट रहा है। इन दोनों वर्टिकल्स का आगे क्या आउटलुक है सर? देखिए, बीएफएसआई में एक तो इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूसली बढ़े हैं, तो उससे थोड़ा बहुत स्लो डाउन आना नेचुरल है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्री में हल्का सा स्लो डाउन आया है,
बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। तो अगेन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और एक क्वार्टर के ऊपर अगर हम लोग जजमेंट पूरा नहीं लिखें तो मेरा ये मानना है दोनों ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं और वो अच्छा करेंगे। ओके, फेयर इनफ। तो ठीक ठाक यहाँ पर आगे भी, बट सॉफ्टनेस थोड़ी रहने की बात आप देख ही रहे। सर, प्राइसिंग नेगोशिएशंस को लेकर क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं? किस तरीके के आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और नई डील्स में क्या वाकई हो रहे हैं नेगोशिएशंस इस वक्त? और क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं सर। सो अभी जो है हर डील जो आती है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ही आती है, और इन अ लॉट ऑफ वेज अभी जो है सप्लाई साइड के प्रेशर थोड़े से कम हुए हैं। जैसा कि आपको याद होगा, आज से 2 क्वार्टर पहले वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द ग्रेट टैलेंट वॉर। अब अवेलेबिलिटी बढ़ी है, एट्रिशन कम हुआ है, तो नेचुरल है कि प्राइसिंग प्रेशर भी कम हुआ है हमारे ऊपर। और पाइपलाइन अच्छी है, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंड में थोड़ा सा पॉज बटन हिट हुआ है, और ऐसा लगता है कि इट विल स्टार्ट वार्मिंग अप इन ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। थोड़े क्वार्टर्स तक ये तकलीफ देखनी पड़ेगी। आई थिंक सॉफ्टनेस तो डेफिनेटली आई है डिमांड में। डिस्क्रिशनरी स्पेंड आप कह रहे हैं थोड़ा सा कम हुआ है, तो वॉचफुल रहना पड़ेगा। आपने एट्रिशन रेट की बात की, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एट्रिशन रेट को लेकर अब आपके क्या व्यूज हैं? इट हैज रिड्यूस्ड बाय 3% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फॉर यू सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि नाउ थिंग्स आर लुकिंग वेरी स्टेबल, और यहाँ से अब जो एक लगातार हमने बढ़ते हुए एट्रिशन को देखा था, अब वो नहीं होगा? जो हम लोग जब बजट बनाते हैं तो 15% एट्रिशन के ऊपर बनाते हैं। पिछले साल हमें वो बढ़ाना पड़ा, और एक तरह से उस डिमांड के कारण एक्सेसिव हायरिंग भी करनी पड़ी। अब जो है लग रहा है कि नॉर्मैलिटी आ रही है। हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है एट 17.1%। हमारा एंडेवर यही रहेगा कि हम इसको धीरे धीरे 15% लेके आएँ। सर, टैलेंट पूल हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। अच्छा टैलेंट इस सेक्टर में, और उसको फिर रिटेन कर पाना। तो आपका ओवरऑल हेडकाउंट मैं देख रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्चुअली कम हुआ है बाय 4.2%। इसको कैसे आप करेक्ट करेंगे सर? किस तरीके का हायरिंग ट्रेंड होगा, और हेडकाउंट को और प्रोडक्टिव के लिए क्या स्टेप्स लेंगे? एजिलिटी तो ज़रूरी है। हायरिंग के ऊपर हम लोग अपना रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स फोरकास्टिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, और ये मानना है कि डिमांड जो रही है मार्केट में उसके हिसाब से वी विल ट्राई एंड create better upskilling, better skill forecasting, and more automation in resource management. Overall, yes, agility in hiring would be done at a company-wide basis. ओके, एजिलिटी इन हायरिंग, ये आप फोकस करेंगे जिस तरह से हेडकाउंट को आपको इंटैक्ट रखना है। सर, सिंस हम इस पे बात ही कर रहे हैं, और मूनलाइटिंग इशू भी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। किस तरीके की अब आपने पॉलिसीज फ्रेम की हैं टू एड्रेस दिस मूनलाइटिंग इशू? So पहला मूनलाइटिंग, मेरे हिसाब से मैंने शुरू से कहा है, ट्रांसपेरेंसी रहे, कस्टमर से परमिशन हो, और इसके अलावा ब्रांड वैल्यूज़ एंड एथिक्स के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो कंपनी को फ़ायदा होता है जब कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट इंजीनियर बताकर अपनी नए स्किल्स के ऊपर काम करता है। उससे कंपनी का नॉलेज बेस बढ़ता है और एम्प्लॉय का नॉलेज बेस भी बढ़ता है। तो हमारे यहाँ पॉलिसी है, टेक परमिशन एंड वी हैव नो प्रॉब्लम्स। रही बात आपके वेंडर कंसोलिडेशन की, तो ये तो हमेशा रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। टेक महिंद्रा को अपने वेंडर कंसोलिडेट करने पड़ते हैं, क्योंकि एक स्टेज के ऊपर बढ़ जाते हैं, फिर उसको एक तरह से लाइन में लाते हैं। तो ये दोनों तरफ हमेशा होता रहता है। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है,
इसका मतलब ये है कि हम उन वेंडर कंसोलिडेशन लिस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको जीत रहे हैं। ऑल राइट सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे, सेक्टर पे आगे क्या है आउटलुक और किस तरीके के इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं ओवरऑल बिज़नेस को लेकर। तो धन्यवाद आपका आप हमसे जुड़े। तो ये थे सीपी गुरनानी जी फ्रॉम टेक महिंद्रा। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, बट आप कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।